अस्सलामुअलैकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुशामदीद। NG 504 का लेसन नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। यूनिवर्सल ग्रामर एंड सेकंड लैंग्वेज लर्निंग। टॉपिक नंबर 63 से 68 तक कवर करेंगे हम। अच्छा जी, अब ना उन्होंने कहा है ये जो हमने यूनिवर्सल ग्रामर की थ्योरी दी है ना, ये हमने एवं ही नहीं मुँह उठा के दे दी। कुछ एविडेंस हैं हमारे पास कि किसी एविडेंस के बिना पे ही हमने ये थ्योरी दी है। तो जी ये लिनीबर्ग, ये पता नहीं लिनीबर्ग क्या है। लिनीबर्ग ने कुछ करेक्टरिस्टिक्स आउटलाइन किए हैं। उनका कहना है कि ये बायोलॉजिकली इंसान के अंदर होते हैं। मतलब लैंग्वेज के हवाले से जो स्टेजेस आती हैं, लैंग्वेज के हवाले से ये जो बिहेवियर्स वो शो करता है अपनी स्टेज के मुताबिक, वो बायोलॉजिकली उसके अंदर मौजूद होते हैं। तो एचिसन ने इसको प्रेजेंट किया है। एचिसन प्रेजेंट्स लिनबर्ग क्राइटेरिया एज अ लिस्ट ऑफ 6 फीचर्स। वो 6 फीचर्स क्या हैं? The behavior emerges before it is necessary. They start talking when they don't need it for survival. सबसे पहला एविडेंस ये है, क्राइटेरिया ये है कि जी ये जो लैंग्वेज बोलने का अमल है या बिहेवियर है, ये वक्त से पहले वो शुरू कर देते हैं। ठीक है, जब उन्हें ज़रूरत नहीं भी होती ना लैंग्वेज की, मतलब लैंग्वेज बोले के बगैर भी उनको उनके काम चल रहे होते हैं। उनके काम होते ही क्या हैं? उन बच्चों के काम क्या होते हैं? दूध पीना होता है बस, या खेलना होता है बस, और उन्होंने क्या करना होता है? तो उनका कहना है कि वक्त से पहले वो बिहेवियर शो करना शुरू कर देते हैं। तब भी शो करना शुरू कर देते हैं जब उन्हें सर्वाइवल के लिए वो लैंग्वेज नहीं चाहिए। सर्वाइवल के लिए तब चाहिए होती है जब हमने रियल अपनी ज़िंदगी में कन्वर्सेशन करनी होती है, हमने अपनी कोई बात करनी होती है, तब उसे कहेंगे कि आपने अपने सर्वाइवल के लिए लैंग्वेज इस्तेमाल की। छोटे बच्चे ने कौन सा सर्वाइवल करना है? उसे और क्या चाहिए? उसके वैसे ही काम होते हैं। ठीक है, दूसरे में क्या है? इट्स अपीयरेंस इज़ नॉट अ रिजल्ट ऑफ अ कॉन्शियस डिसीजन। ये कोई बच्चा सोच समझ के नहीं बिहेवियर शो करता, उसे तो पता भी नहीं होता, उसे तो बड़े होके याद भी नहीं होता कि मेरा बचपन कैसा था या मैं उस स्टेज में कैसा था। तो कॉन्शियसली वो ये डिसाइड नहीं करता कि मैं ये बिहेवियर शो करता हूँ, बस ये एक नेचुरल उसके अंदर चीज़ होती है। ठीक है, इट्स इमर्जेंस इज़ नॉट ट्रिगर्ड बाय एक्सटर्नल इवेंट्स। ना ही वो बच्चा अपने एक्सटर्नल इवेंट्स की वजह से ये बिहेवियर शो करता है। उसे कोई फोर्स भी नहीं करता, ना उसे सर्वाइवल के लिए ज़रूरत है। तो फिर इट्स इमर्जेंस इज़ नॉट ट्रिगर्ड बाय एक्सटर्नल इवेंट्स। ठीक है, डायरेक्ट टीचिंग एंड इंटेंसिव प्रैक्टिस हैव रिलेटिवली लिटल इफ़ेक्ट। कि अगर वो बच्चा को आप डायरेक्ट टीच करेंगे ना, कोई लैंग्वेज सिखाएंगे, तो वो अपनी स्टेज, वो जिस स्टेज में है वो उसी स्टेज के हवाले से सीखेगा। ये नहीं है कि एक छोटे से बच्चे को आप इतने हैवी किस्म की इंग्लिश सिखाना शुरू कर देंगे तो वो फर इंग्लिश सीखेगा। नहीं, उसने जो स्टेजेस उसकी मुकर्रर हैं, उसने उसी स्टेजेस से गुज़र के तो फिर वो अडल्ट लैंग्वेज की तरफ जाता है। तो डायरेक्ट टीचिंग एंड इंटेंसिव प्रैक्टिस हैव रिलेटिवली लिटिल इफ़ेक्ट। ना कोई प्रैक्टिस इसमें काम आती है, ना आपकी टीचिंग काम आती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है, वो एक नेचुरली वे में ही ये आगे बढ़ता है, ये स्टेजेस। देयर इज़ आ रेगुलर सीक्वेंस ऑफ माइलस्टोन्स एज द बिहेवियर डेवलप्स। दीज कैन यूजुअली बी कोरिलेटेड विद एज एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। जी, बच्चे की एज के साथ साथ ये स्टेजेस जो होती हैं डेवलप होती हैं। ठीक है, there may be critical period for the acquisition of the behavior. Human beings have to be exposed to language before puberty in order for language to develop. उनका कहना है ये एक क्रिटिकल पीरियड होता है बच्चे की लैंग्वेज के हवाले से, इसकी फ़र्स्ट लैंग्वेज की एक्विजिशन के हवाले से। वो अलग बात है कि हर एक बच्चा अपने मुताबिक हर एक स्टेज को पार करता है अपने टाइमिंग के हवाले से। कुछ लेट पार करते हैं, कुछ जल्दी पार कर लेते हैं, कुछ नॉर्मल स्पीड से पार करते हैं। बट ये एक क्रिटिकल पीरियड होता है, उनके ऊपर उनको सही से लैंग्वेज आनी चाहिए। इस मतलब कि उनके ऊपर ये एक्सपोज होनी चाहिए बिफोर प्यूबर्टी। मतलब वो सही तरह इन स्टेजेस से गुजरेंगे तो ही वो अपनी प्यूबर्टी के बाद अच्छी तरह लैंग्वेज बोल पाएंगे। ठीक है,
अच्छा जी, अब यूजी प्रिंसिपल की तरफ आ जाएं। यूजी में क्या प्रिंसिपल है, वही जो मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया। यूजी इज़ द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चर डिपेंडेंसी विच स्टेट्स दैट लैंग्वेज क्रिटिकली डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप्स बिटवीन एलिमेंट्स इन अ सेंटेंस। यूजी वाले ये कहते हैं कि लैंग्वेज जो है वो स्ट्रक्चर डिपेंडेंट होती है, मतलब कि उसके स्ट्रक्चर पे ध्यान दें आप। उनके जो इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं, जो सेंटेंस बनाने के अंदर स्ट्रक्चर होता है, वो यूनिवर्सल होता है। ठीक है, तो जी आप इन पे ध्यान दें। और उनका कहना है कि ऑल लैंग्वेजेस आर मेड अप ऑफ सेंटेंसेस विच कंसिस्ट ऑफ एट लीस्ट अ नाउन फ्रेज एंड अ वर्ब फ्रेज। आपकी लैंग्वेज में तकरीबन सारे सेंटेंसेस या सारी लैंग्वेजेस में तकरीबन सारे सेंटेंसेस में एक नाउन होता है, एक नाउन फ्रेज होता है, एक वर्ब फ्रेज लाजमी होता है। तो हो गया यहाँ पे आपका यूनिवर्सल लैंग्वेज, तकरीबन सारी लैंग्वेज एक जैसी हो गई। तो यहाँ से जी हमारी आती है ये थ्योरी के जो है सारी लैंग्वेज का इंटरनल स्ट्रक्चर वो यूनिवर्सल है, एक जैसे जुमले होते हैं, बस थोड़े से फोकस की ज़रूरत होती है। ठीक है, बच्चे को स्ट्रक्चर सिखाएंगे उस लैंग्वेज का तो बच्चे को लैंग्वेज वो इवेंचुअली आ जाएगी। ये जी प्रिंसिपल है। अब उनका कहना है ज़रूरी नहीं होता कि आपने जो कह दिया हुआ है कि हर एक का इंटरनल स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, ये लैंग्वेजेस एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, तो ये किसी बिना पे ही मुख्तलिफ है। मुंह उठा के आपने यूनिवर्सल ग्रामर दे दी हुई है, तो इसका कुछ वेरिएशंस हैं जिनकी बिना पे वो लैंग्वेजेस अलग हैं। वो क्या वेरिएशंस हैं? अकॉर्डिंग टू वाइट देयर आर 3 पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ क्रॉस लिंग्विस्टिक्स वेरिएशन रिलेटिंग टू फंक्शनल कैटेगरीज। क्या वेरिएशंस हैं ये? जैसे कि उनका कहना है कि लैंग्वेज के फीचर्स 3 सोर्सेज की बिना पे अलग हो सकते हैं एक दूसरे से। वो क्या हैं? लैंग्वेज कैन डिफर इन टर्म्स ऑफ फंक्शनल कैटेगरीज विच आर रियलाइज्ड इन द ग्रामर, लाइक जापानीज लैक्स द कैटेगरी डिटर्मिनेटर। जी लैंग्वेजेस जो हैं वो एक दूसरे से ग्रामर के लिहाज से मुख्तलिफ हो सकती हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि जापानीज़ जो है उसमें डिटर्मिनर नहीं पाया जाता। डिटर्मिनर क्या होता है? वो वर्ड होता है जो कि आपके नाउन को डिटर्मिन करता है कि आपका नाउन ख़ास है, आम है, कितनी कैटेगरी में है, कितनी नहीं है, क्या कैटेगरी है आपके नाउन की, वो डिटर्मिनर होता है। तो वो जो कहते हैं कि आपका जो ये जापानीज़ है ये उसमें नहीं पाया जाता, तो वेरिएशन आ गई इसमें। ठीक है, इसके अलावा दूसरा क्या है? द फीचर्स ऑफ अ पर्टिकुलर फंक्शनल कैटेगरी कैन वेरी फ्रॉम लैंग्वेज टू लैंग्वेज, दैट इज़ फ्रेंच हैज़ अ जेंडर फीचर वाइल इंग्लिश डज नॉट। के उनका कहना है इसके अलावा दूसरी लैंग्वेज में कुछ ख़ास एक अलग से फ़ीचर भी पाए जाते हैं। जैसे कि क्या? फ्रेंच में उन्होंने कहा है कि जेंडर फीचर बहुत पाया जाता है। मतलब उन्होंने क्या करना है, उन्होंने स्त्री का भी जेंडर रखा हुआ है, उन्होंने हर चीज़ का जेंडर रखा है। एक वो प्लास्टिक की बोतल है उसका तक उन्होंने जेंडर रखा हुआ है कि वो मेल है कि फीमेल है। जबकि इंग्लिश में सिर्फ मेल और फीमेल के लिए जेंडर को रखा गया है। बकाया बेजान चीज़ों के लिए इट यूज़ किया जाता है, दिस यूज़ किया जाता है, दैट यूज़ किया जाता है। ठीक है, पढ़ लेकिन नहीं, इस हवाले से भी लैंग्वेजेस अलग हो सकती हैं। तीसरा क्या है? फीचर वेरी इन स्ट्रेंथ। आ फीचर कैन बी स्ट्रॉन्ग इन वन लैंग्वेज एंड वीक इन अनदर विद आ रेंज ऑफ सिंटैक्टिक कॉन्सिक्वेंसेस। इसके अलावा उनका कहना है कि आपकी लैंग्वेज में एक फ़ीचर का बहुत इस्तेमाल है या कम इस्तेमाल है, उसी फीचर का दूसरी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो इस हवाले से भी वेरिएशन आ जाती है। जैसे कि उन्होंने कहा इन्फ्लेक्शन फीचर्स आर स्ट्रॉन्ग इन फ्रेंच एंड वीक इन इंग्लिश रिजल्टिंग इन सर्टन वर्ड ऑर्डर अल्ट्रेशन। इन्फ्लेक्शन क्या होता है? फॉर्म्स चेंज करना जो होता है वो इन्फ्लेक्शन में आता है। जैसे एस लगा दिया तो प्लूरल बन जाता है, और आईएनजी, इस तरह की जो फॉर्म्स होती हैं बनाना, ये इन्फ्लेक्शन में आता है। ठीक है, तो उनका कहना है जो फ्रेंच होता है ना, फ्रेंच इन फीचर्स इन्फ्लेक्शन फीचर्स आर स्ट्रॉन्ग इन फ्रेंच एंड वीक इन इंग्लिश। के जो इंग्लिश ज़ुबान में है ना, ये फ़्रेंच के फ़ीचर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। इंग्लिश में ये कम इस्तेमाल है, वीक है। इसी हवाले से हम जब भी किसी भी वर्ड के साथ हम उसकी फॉर्म चेंज कर देते हैं, रिजल्टिंग इन सर्टन वर्ड ऑर्डर अल्ट्रेशन। वो जो वर्ड होता है किसी में नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा होता है और किसी में वो एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो रहा होता है।
ठीक है, तो यहाँ पे ज़रा हमारी इन्फ्लेक्शन वीक होती है। अच्छा जी, अब सेकंड लैंग्वेज के हवाले से यूनिवर्सल ग्रामर की तरफ आ जाए। उनका कहना है कि सेकंड लैंग्वेज लर्नर्स जो होते हैं ना, उनके लिए सेकंड लैंग्वेज सीखना थोड़ा अलग प्रोसेस होता है। वो क्यों अलग प्रोसेस होता है? सेकंड लैंग्वेज लर्नर आर कॉग्निटिवली मैच्योर, कि वो जो होते हैं बच्चों से ज़्यादा, जिस बच्चे तो होते हैं ना, यूनिवर्सल ग्रामर बच्चों के हवाले से है ना, तो बच्चे तो भाई कॉन्शियस स्टडी नहीं करते, कॉन्शियस लर्निंग नहीं करते, उन्हें तो पता ही नहीं होता कि वो लैंग्वेज सीख रहे हैं। जबकि आप जब सेकंड लैंग्वेज सीखते हैं तो बाकायदा आप कॉन्शियस होते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी शामिल होती है कि मैंने ये लैंग्वेज सीखनी है। आप कॉग्निटिवली मैच्योर होते हैं, आपको पता होता है कि आपको ये इंस्ट्रक्शन मिल रही हैं, आपने इनको ऐसे याद करना है, ये सिस्टम ऐसे है। ख़ुद आप जाके साइन अप होते हैं उस इंस्टीट्यूट में कि हाँ भाई लो, मुझे कैद में लो, मुझे कैद काटनी है, ठीक है। दे ऑलरेडी नो एटलीस्ट वन अदर लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज सीखने से पहले एटलीस्ट वो पहले ही एक लैंग्वेज से फेमिलियर होते हैं, उन्हें पता होता है उस लैंग्वेज का। ये नहीं होता कि उनका एक दिमाग ब्लैंक स्लेट होता है तो उसमें वो जाके लैंग्वेज सीखते हैं। पहले से ही ऑलरेडी वो एक लैंग्वेज सीख चुके होते हैं अनकॉन्शियसली, जो कि उनकी फ़र्स्ट लैंग्वेज होती है। दे हैव डिफरेंट मोटिवेशंस फॉर लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज। हर इंसान का अलग मोटिवेशन होती है सेकेंड लैंग्वेज सीखने के हवाले से। फ़र्स्ट लैंग्वेज के सीखने के हवाले से किसी की कोई मोटिवेशन नहीं होती, उसे तो पता ही नहीं होता। फिर जो उन्होंने कहा है यूजी का थोड़ा सा रोल है सेकंड लैंग्वेज लर्निंग में, और ये पिछले चैप्टर में मैंने आपको उनकी थ्योरीज देती थी, ये फजूल है। उन्होंने मानने को तैयार ही नहीं है वो, कि भाई सीधी तरह मान लो कि भाई सेकंड लैंग्वेज में आपकी कोई वो नहीं है, लेना देना नहीं है यूनिवर्सल ग्रामर का, पर नहीं, उन्होंने ठोकना है कहीं ना कहीं। ये वही पिछले वाले चैप्टर वाली बात की हुई है। स्कोप एंड अचीवमेंट ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर यूजी क्या है जी? यूजी थ्योरी एम्स टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन ह्यूमन लैंग्वेज। ये जी यूजी थ्योरी के थ्रू ये एम किया जाता है, ये मकसद है उनका कि डिस्क्राइब करें या एक्सप्लेन करें ह्यूमन लैंग्वेज को। कि जिस तरह उन्होंने कहा कि हर एक लैंग्वेज के जो है स्ट्रक्चर एक जैसा होता है और उसको स्टडी किया जाता है स्ट्रक्चर को, कि हर एक सेंटेंस में नाउन फ्रेज़ और वर्ब फ्रेज़ लाजमी आता है। तो उनका ये एम है बेसिकली कि हर लैंग्वेज को, ह्यूमन लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन किया जाए। फिर जी इट इज़ लिंग्विस्टिक थ्योरी नॉट आ लर्निंग थ्योरी। ये एक लैंग्वेज के हवाले से थ्योरी है जो आपको दी गई है, ठीक है। कि मतलब उन्होंने थ्योरी एक दे दी है कि बच्चा इस तरह सीखता है, उसके दिमाग में ये यूनिवर्सल ग्रामर है और लैंग्वेज ये यूनिवर्सल है, ठीक है। ये एक थ्योरी बस दे दी है कि समझ लें कि लैंग्वेज ऐसे पैदा हुई। लर्निंग थ्योरी के हवाले से ये नहीं है कि आपको इसमें ये नहीं बताया जा रहा कि आप इस तरह सीखेंगे लैंग्वेज, ठीक है। इट इज़ प्राइमरीली कंसर्न विद द डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मल सिस्टम अंडरलाइंग लैंग्वेज। वही बात पहले वाली कि इसमें आपको स्ट्रक्चर, एक बात रट लें, यूनिवर्सल ग्रामर इज़ इक्वल टू सेंटेंस स्ट्रक्चर या लैंग्वेज स्ट्रक्चर, बस। इसमें आपको स्ट्रक्चर की डिस्क्रिप्शन दी जाती है, एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। बेसिकली आपकी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर क्या है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, आपके वर्ड्स का स्ट्रक्चर क्या है, ये सब कुछ इसमें दिया जाता है। इट्स स्कोप डज नॉट इंक्लूड अ थ्योरी ऑफ प्रोसेसिंग और लर्निंग। जी इसमें आप उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आपका दिमाग कैसे प्रोसेस करता है लैंग्वेज को, आप कैसे लर्न करेंगे। उन्होंने आपको बस स्ट्रक्चर बता देना है, पढ़ा देना है, बस। हमारी बला से आपको आए या ना आए, जैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम में होता है, ठीक है। यूजी इज़ मोर ऑफ आ प्रॉपर्टी थ्योरी एंड नॉट आ ट्रांजिशन थ्योरी। वही बात आ गई, प्रॉपर्टी थ्योरी क्या होती है? जिसमें आप स्ट्रक्चर पे ध्यान देते हैं, आपको स्ट्रक्चर सिखाया जाता है और आप स्ट्रक्चर की एनालाइज करते हैं, स्ट्रक्चर ही सीखते हैं। तो इसमें उन्होंने कहा है यूजी जो है वो आपकी प्रॉपर्टी थ्योरी है, आपकी ट्रांजिशन थ्योरी नहीं है। देयरफॉर इट मस्ट बी इवैल्यूएटेड एज सच। ठीक हो गया, बस जी इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।